हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम भूगोल के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मानव विकास। अब हम मानव विकास का अध्ययन करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मानव विकास। अब मानव विकास कहते किसे हैं? मानव विकास यानी मानव की जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक अधिकार जो है, वो सामाजिक स्वतंत्रता तक जो जितने भी होते हैं ना, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्वतंत्रता, सभी प्रकार के मानवीय विकल्पों का विस्तार करना और उसे शिक्षा देना। उस मानव का विकास तभी होगा ना जब उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से दी जाए और उनको इन्हीं सुविधाओं से सशक्त किया जाना चाहिए, यानी उनको शक्ति को बढ़ाना चाहिए, उनकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि वे प्रक्रिया जिसके कारण मानव विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि मानव विकास को प्रतिकूल असर यानी उल्टा असर पड़वाता है? तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो है एक मानव के सामाजिक सामर्थ्य में कमी होना। तो सामाजिक सामर्थ्य होता क्या है? अब सामाजिक सामर्थ्य होता है यानी समाज का सपोर्ट। अगर समाज हमें सपोर्ट ना करे तो मानव विकास नहीं कर पाता है। अगर समाज सपोर्ट करे मानव को तो मानव अपनी तरक्की करता है, विकास करता है, वृद्धि करता है, सकारात्मक वृद्धि करता है। एक होता है विस्थापन के कारण प्रतिकूल असर पड़ता है मानव विकास पे, क्योंकि अगर विस्थापन होगा तो लोग यहाँ वहाँ जाएंगे, उनकी सेविंग वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर कार्य नहीं कर पाएंगे तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे और पैसे नहीं कमाने के चक्कर से उनकी जो सेविंग है वो कम हो जाएगी और मानव विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। और एक है कमज़ोर सामाजिक संबंध। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि कमज़ोर सामाजिक संबंध यानी सामाजिक सामर्थ्य में कमी होना। ठीक है। और एक होता है पर्यावरण सामर्थ्य में कमी के कारण। अगर पर्यावरण के सामर्थ्य में कमी होता है तो मानव का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर पर्यावरण में सामर्थ्य नहीं है विकास करने का तो मानव का विकास कैसे होगा? अगर हमेशा ही बीमारी फैली रहे तो मानव कार्य कब करेगा? जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है। अब जैसे कि ये कोरोना के कारण सभी लोग घर में बंद हैं तो वो कार्य थोड़ा ना कर पा रहे, वो अपने देश की इकोनॉमी में कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे मानव का विकास घटता जा रहा है। चलो आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और थोड़ा दो पॉइंट ये भी है कि व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी। और व्यक्तिगत सामर्थ्य होता क्या है? व्यक्तिगत यानी अकेले, यानी खुद का सामर्थ्य। हमारा जो सामर्थ्य है, अगर हम किसी कार्य को करने में सामर्थ्य नहीं है हमारी, तो हम थोड़ा ना इकोनॉमी में हम मदद कर पाएंगे। तो अगर हमारी सामर्थ्य नहीं होगा यानी हमारा विकास नहीं होगा यानी मानव का विकास नहीं होगा। ठीक है। और एक बीमारी के कारण जो व्यक्ति बीमार रहता है वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, और अगर वो कार्य नहीं कर पाएगा तो विकास कहाँ से होगा? अगर विकास नहीं होगा तो मानव विकास कभी नहीं हो सकता, यानी विकास ही मानव विकास की कुंजी लगभग कही जाती है। ठीक है। अब एक नोट ये है कि 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो कि यूएनडीपी का पूरा नाम है, इन्होंने 1990 में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है। ये आप याद रख लेना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। और सन 1993 में मानव विकास की रिपोर्ट जो है उसकी जो न्यूनतम दशाएं हैं ना, वो 2 बताई गई थी। एक था प्रगामी लोकतंत्रीकरण और एक बढ़ता लोक सशक्तिकरण। प्रगामी लोकतंत्रीकरण यानी आने वाले लोकतंत्रीकरण, यानी लोकतंत्र होता क्या है? हमें वोट करने का अधिकार होता है, हमें राजनीतिक अधिकार होता है, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वही होता है प्रगामी लोकतंत्रीकरण। ठीक है। और एक होता है बढ़ता लोक सशक्तिकरण। लोग सशक्त कब होंगे? जब उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी। और शक्ति में बढ़ोतरी कब होगी? जब उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाएं प्रदान की जाए। अब हम पढ़ते हैं कि 2005 में ये क्वेश्चन आया था हमारे CBSE एग्ज़ाम में। 2005 में भारत मानव विकास सूचकांक में जो स्थान है वो कौन सी थी? तो ये है 127। और एक ये भी मेन है कि 2018 में जो भारत का मानव विकास सूचकांक जो है उसके अनुसार कितनी रैंक थी? तो वो थी 130।
जो और अब कितनी है वो है 129। तो थोड़ा आप ये पढ़ लेना, ठीक है। और हम आगे चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि भारत की जो HDI वैल्यू है वो कितनी है। HDI वैल्यू यानी जो HDI है वो हमें वैल्यू प्रदान करता है कि हम कितनी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सेवाएं हैं उन्हें कितनी अपनी प्रजा को प्रदान किए हैं। तो उसके हिसाब से हमें 0.6440 हमें प्रदान की गई है HDI वैल्यू, जो कि 2011 के अनुसार HDI वैल्यू हमारी जो है वो 0.547 है, ठीक है। और ये जो है ये मैंने जो आपको पहले बताया वो 2020 के अनुसार बताया था, ठीक है। ऊपर आगे हम पढ़ते हैं कि भारत का जो HDI है, भारत HDI में ना मध्यम श्रेणी में आता है। मध्यम श्रेणी यानी ना ज़्यादा नीचे है ना ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। जो उच्चतम श्रेणी में आता है तो उच्चतम श्रेणी में सबसे जो पहली रैंक है वो है नॉर्वे की, और वो 0.943 के को मतलब पॉइंट लेकर वो उच्चतम श्रेणी प्राप्त कर पाया है। जो निम्नतम HDI है वो नाइजीरिया को प्राप्त है, यानी सबसे कम नाइजीरिया में है HDI। HDI में सबसे नीचे नाइजीरिया है, ठीक है। और गरीबी का अर्थ, अब ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। गरीबी का अर्थ होता क्या है? गरीबी का अर्थ होता है कि हम वंचित रह जाते हैं। वंचित किससे? हम रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को भी पूर्ण अगर ना कर पाए तो हम गरीब कहलाते हैं। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को यानी रोज़मर्रा की वस्तुओं को अगर हम पूरा ना कर पाए तो हम गरीब कहलाते हैं। और आइए हम आगे चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि एक एक नंबर के हमारा क्लियर हो जाएगा। इससे हम पढ़ते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो है लक्षद्वीप में, ठीक है। और जो राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वो है केरल में, ठीक है। वो मैंने शायद नीचे लिख रखा हो, आपको मैं आगे बताऊंगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश, ये आप याद रख लेना। और सबसे बड़ा राज्य यानी राजस्थान, और सबसे जो छोटा राज्य है वो गोवा है, ठीक है। अब हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम दादर नगर हवेली में है, ठीक है। और हम आगे पढ़ते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे पाई जाती है? तो वो है केरल में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना वो मेघालय में पाई जाती है। मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर यानी जनसंख्या की वृद्धि जो है वो मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वाला भी दादर नगर हवेली है, ठीक है। और आगे हम चैप्टर का और अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि और फैक्ट्स पढ़ते हैं। 2013 के अनुसार सबसे जो गरीब राज्य है ना वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये हमारा एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सिलेबस ज्योग्राफी के सिलेबस में ऐसा आया है कि हमारे 30 से 35 नंबर एक नंबर के होते हैं 70 में से, ठीक है। तो हम एक नंबर का इसमें अध्ययन हो जाएगा। और 1999 से 2000 के अनुसार ना जो सबसे गरीब था वो उड़ीसा था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ बन चुका है, ठीक है। 1999 से 2000 के अनुसार सबसे गरीब जो कि केंद्र शासित प्रदेश में है वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी यानी सबसे गरीब है केंद्र शासित प्रदेश में। और मैंने पहले ही वो बता रखा था कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो है वो केरल में है, और आपको भी पता ही होगा। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में पाया जाता है। और स्त्री साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो वो भी बिहार में ही है सबसे कम। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर स्त्री में केरल में पाया जाता है। HDI का जो पहले स्थान पे आता है वो है केरल। केरल हमारा सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि केरल हर चीज़ में हमारे सभी राज्यों से आगे है। और सबसे जो नीचे है बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और इसीलिए HDI में सबसे नीचे पाया जाता है। आगे हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। चलो
आइए हम ज्योग्राफी का सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ते हैं। वो है क्या? जनसंख्या की तुलना में संसाधन के अभाव के विषय में सोचने वाले जो पहले विद्वान थे ना, वो रॉबर्ट माल्थस थे। ठीक है, इसे आप याद कर लेना क्योंकि ये सबसे मेन है। अब मैंने कुछ पुस्तकें हैं जिनको प्रकाशित की गई थी, उनके नाम और जब प्रकाशित की गई वो समय मैंने लिखा हुआ है और आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक जो कॉमन क्लब ऑफ रोम था, जो कि क्लब ऑफ रोम थे ना, वो लिमिट्स टू ग्रोथ, उन्होंने पुस्तक का नाम है ये, जो छापी थी, जो कब छापी, वो 1972 में छापी। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में छापी। और किसने छापी? क्लब ऑफ रोम ने। और एक है सुमाकर एक नाम है। ठीक है, नाम एक आदमी का नाम है जिन्होंने स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, जो ये है, ये बुक का नाम है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, जो कि 1974 में छापी गई। ठीक है, और ये आप इन्हें याद कर लेना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि वुडलैंड कमीशन, ये एक ग्रुप का नाम है जो कि जिन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारे भविष्य के बारे में सोचा था। उन्होंने 1987 में उन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में बताया, जो कि एक बुक का नाम है। आइए हम इस चैप्टर का आगे अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते कि एजेंडा 21 है क्या। आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा कि एजेंडा 21 1992 में लाई गई थी, लेकिन जो एजेंडा 21 है वो लाई गई थी 1992 में, जो कि रियो कॉन्फ्रेंस में इनको लाया गया था, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन जो 1993 में है ना, वो उनका प्रतिनिधित्व किया गया, यानी उनका एक लीडर बना और उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, यानी जो मानव विकास है उसको क्या कौन कौन से जो कारक हैं ना जो इफ़ेक्ट करते हैं, यानी उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें कोई मतलब उन्हें ज़्यादा फोर्स करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आइए हम पढ़ते हैं कि जो मानव विकास को है वो जो प्रभावित करने वाले कारक जो है ना, वह है एक उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई देश किसी देश पे राज करता है ना, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, और या साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो वो मानव विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था तो हमारा मानव विकास कम हुआ था, हम और पिछड़े थे, लेकिन जब से हमने आज़ादी प्राप्त की तब से हमारा मानव विकास शुरू हो गया। ठीक है, और एक होता है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक क्या होता है? जो कि इतिहास से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो आता है वो होता है मानव अधिकार का उल्लंघन, जाति, धर्म, लिंग। ऐतिहासिक कारक यानी इतिहास, यानी हमारी जो पिछली इतिहास है ना, वो जाति, धर्म, लिंग और मानव अधिकार के उल्लंघन के कारण हमारी जो मानव विकास है उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारा कई मंदिरों में है कि लेडीज़ नहीं जा सकती, पर ये सब गलत है। और एक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आप जानते हैं कि अपराध और आतंक होता है। अपराध, अगर हम अपराध में लिप्त हो जाते हैं तो हमारा मानव विकास नहीं होता है, क्योंकि मानव को हम अपराध करके लूट रहे हैं। आइए हम इस चैप्टर को आगे अध्ययन करते हैं। आइए हम इस चैप्टर को जल्दी से अब ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में होता है कि जो राजा यानी सरकार से रिलेटेड होता है। एक है सरकार का स्वरूप। अगर सरकार का स्वरूप अच्छा है तो हमारा मानव विकास होगा, यानी सरकार अपनी प्रजा के बारे में क्या सोचती है, अगर अच्छा सोचती है तो मानव विकास करेंगी, और अगर खराब सोचती है तो मानव विकास नहीं होगा। जहाँ पे तानाशाही होता है वहाँ पे विकास होता है, लेकिन वहाँ पे जो विकास होता है वो मानव विकास नहीं होता है। ठीक है, आगे इस पॉइंट, ये सबसे मेन है, इसको हम अध्ययन कर लेते हैं। मानव अधिकार के आधारभूत क्षेत्र। जो मानव अधिकार है उसके आधारभूत क्षेत्र कौन से हैं? एक है आर्थिक उपलब्धि क्षेत्र। ठीक है, एक है सामाजिक सशक्तिकरण, एक है सामाजिक वितरण न्याय, एक है अभिगम्यता यानी पहुंच, और एक है स्वास्थ्य। अब मानव अधिकार के आधारभूत क्षेत्र, मानव अधिकार। अब
आर्थिक उपलब्धि जो है यानी पैसे, अगर अगर पैसे उन्हें प्राप्त होंगे तभी तो मानव का विकास होगा, और मानव का ये अधिकार है कि वो पैसे कमाए। और सामाजिक सशक्तिकरण यानी समाज में उन्हें सशक्त किया जाए, समाज से सपोर्ट दिया जाए और उन्हें उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर ध्यान दिया जाए। और सामाजिक वितरण न्याय, समाज में अगर उन्हें न्याय दिया जाए, अगर कोई कार्य कोई करता है तो उन्हें दंड दिया जाए, ये सब चीज़ें होती है। अभिगम्यता यानी संसाधनों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हैं और हम संसाधनों तक पहुंच कैसे बनाएंगे, फिर हम विकास कैसे करेंगे। और एक है स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से विकास कर पाते हैं, और मानव अधिकार के क्षेत्र में यही चीज़ आते हैं। आगे हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर का कि हम एंडिंग करते हैं कि मानव स्वास्थ्य के जो है ना, वो जीवन के सूचक, स्वास्थ्य जीवन के सूचक क्या हैं। तो स्वास्थ्य जीवन का जो सूचक है वह है रोग पीड़ा से मुक्त। अगर रोग से हम मुक्त होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और यही है उसका सूचक है। दीर्घायु, अगर हमारी जो औसत आयु है वो 65 वर्ष है। अगर हम ज़्यादा जीते हैं तो हम जीवन के अच्छे सूचक में हमारी गिनती होती है। और एक होता है HDI का सूचक। HDI का सूचक जो है वह है शिक्षा, साक्षरता यानी, और दीर्घायु और आय और स्वास्थ्य, ये HDI के सूचक हैं। और ये चैप्टर